वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। मैं हूं सीए कविता और आज हम देखेंगे GSTR1 फाइलिंग का सेकंड पार्ट। देखिए GSTR1 फाइलिंग का फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं। अगर आप उसे नहीं देख पाए अभी तक तो उसे देख लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने B2B इनवॉइसेस, B2C इनवॉइसेस, एक्सपोर्ट इनवॉइसेस और B2C अदर इनवॉइसेस के बारे में कंप्लीटली डिस्कस कर लिया था। आज हम बात करेंगे टेबल नंबर 8 नील रेटेड सप्लाई के बारे में। अब आप लोग बोलेंगे मैम नील रेटेड सप्लाई के बारे में क्या सीखना। नील रेटेड सप्लाई तो हमें ऑलरेडी पता है, जो सप्लाई नील रेटेड है, एग्जाम्प्ट है, उसे यहाँ लिख दो। बट इसमें गलती कहाँ पे होती है, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि नील रेटेड सप्लाई क्या है, एग्जाम्प्टेड क्या है, नॉन जीएसटी क्या है। कई बार मैंने देखा है जो कंसल्टेंट्स होते हैं वो नील रेटेड को एग्जाम्प्टेड में डाल देते हैं, एग्जाम्प्टेड को नील रेटेड में डाल देते हैं। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इन दोनों चीजों में है। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझ लो कि नील रेटेड में कौन सी जाएगी, एग्जाम्प्टेड में कौन सी जाएगी और नॉन जीएसटी सप्लाई में कौन सी नॉन जीएसटी सप्लाई जाएगी। क्योंकि अगर आपने ये चीजें मैशअप कर दी तो कल को लिटिगेशन आ सकते हैं क्लाइंट के ऊपर। अब देखिए, अगर हम देखें कि नील रेटेड में, एग्जाम्प्टेड में और नॉन जीएसटी सप्लाई में क्या फर्क है, तो नील रेटेड क्या होता है? नील रेटेड वो सप्लाईज हैं जिसके ऊपर एक्चुअल गवर्नमेंट ने टैक्स दिया हुआ है। अब आप कहोगे मैम टैक्स कहाँ है, ये तो नील रेटेड है। यहाँ पे इसका टैक्स तो है इनके ऊपर, बट इनका जो टैक्स रेट है वो क्या है, वो जीरो है। नील रेटेड अलग है, एग्जाम्प्टेड अलग है और नॉन जीएसटी अलग है। नील रेटेड में आप कौन से लेंगे? नील रेटेड में वो वाली सप्लाई आएगी जिसका रेट गवर्नमेंट ने जीरो दिया हुआ है। ये जीरो रेटेड है, इनका एक्चुअल में कल को इनके ऊपर टैक्स आ सकता है। जीरो रेट का मतलब ये चीजें टैक्सेबल तो है लेकिन रेट फिलहाल इनका जीरो है। कल को गवर्नमेंट इनका रेट दे सकती है और जो रेट आएगा उस रेट से इनके ऊपर टैक्स लग जाएगा। लेकिन अगर हम एग्जाम्प्टेड की बात करें, एग्जाम्प्टेड मतलब प्योरली एग्जाम्प्ट है, इनके ऊपर सरकार ने प्योरली छूट दे दी आप लोगों को कि इनके ऊपर टैक्स नहीं आएगा, इनका कोई टैक्स रेट ही नहीं है। और नॉन जीएसटी सप्लाई, नॉन जीएसटी सप्लाई वो सप्लाईज होती हैं जो जीएसटी के अंतर्गत आती नहीं है, जिनके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल ही नहीं है। ये तो जीएसटी के प्रीव्यू से ही बाहर रखी गई है, जैसे कि एल्कोहलिक लिकर, पेट्रोल, डीजल, एविएशन टरबाइन फ्यूल, मोटर स्पिरिट। पेट्रोल के ऊपर जीएसटी नहीं आता। एल्कोहलिक लिकर, एल्कोहलिक लिकर कौन सी? फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए यूज हो रही है। ठीक है, डीजल, एविएशन टरबाइन फ्यूल, मोटर स्पिरिट, इनको तो बाहर रखा गया है जीएसटी के सिनेरियो से। लेकिन इनको अगर रिपोर्टिंग करना है तो आप नॉन जीएसटी सप्लाई में रिपोर्टिंग करेंगे। ये हम किस लिए यहाँ रिपोर्ट कर देते हैं? ताकि जीएसटी की टर्नओवर और इनकम टैक्स की टर्नओवर मैच हो जाए, सिर्फ इसीलिए। आपकी अदर टर्नओवर भी है और नॉन जीएसटी सप्लाई भी है, तो नॉन जीएसटी सप्लाई आप लोगों को यहाँ पे शो करनी है। बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो ध्यान रखना है, ऐसी कोई भी सप्लाई जिसके ऊपर टैक्स रेट जीरो है, जिसके ऊपर टैक्स रेट जीरो है वो नील रेटेड सप्लाई में आएगा। जिसके ऊपर टैक्स लगेगा ही नहीं, जो प्योरली एग्जाम्प्ट कर रखी है, जिसका कोई टैक्स रेट ही नहीं दे रखा, वो एग्जाम्प्टेड में आएगी। और नॉन जीएसटी सप्लाई में कौन सी सप्लाई आएगी? जो जीएसटी के अंतर्गत आती ही नहीं है, जैसे एल्कोहलिक लिकर, पेट्रोल, डीजल, एविएशन टरबाइन फ्यूल, मोटर स्पिरिट। क्लियर हो गया आप सभी को कौन सी सप्लाईज इसके अंदर आएंगी? अब इसके बाद और किस बात का आपको ध्यान रखना है? देखिए, जो फर्स्ट कॉलम की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट कॉलम में कौन सी सप्लाई आएगी? फर्स्ट में आएगी इंट्रा स्टेट सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन। इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट का मतलब क्या होता है? देखिए, इंट्रा स्टेट मतलब, इंट्रा मतलब दोनों स्टेट अलग अलग हैं। ठीक है, इंट्रा स्टेट मतलब डिफरेंट स्टेट, और इंटर स्टेट मतलब, ओ सॉरी, इंट्रा स्टेट मतलब सेम स्टेट की बात कर रही हूं मैं। इंटर स्टेट मतलब डिफरेंट स्टेट्स। ठीक है, जब आप सेम स्टेट के अंदर सप्लाई करते हो तो उसे हम इंट्रा स्टेट बोलते हैं। जैसे हरियाणा टू हरियाणा में ही आप लोगों ने सप्लाई की, वो क्या कहलाएगा? इंट्रा स्टेट। बट अगर आपने हरियाणा टू पंजाब कोई भी सप्लाई की तो वो आपके पास क्या कहलाएगा? इंटर स्टेट, क्योंकि दोनों स्टेट डिफर है। बात समझ में आ गई? तो आपने इनको कैसे दिखाना है सेल्स को? अगर इंट्रा स्टेट यानी सेम स्टेट में सप्लाई है और रजिस्टर्ड पर्सन की है, यानी B2B सप्लाई है,
तो यहाँ पे आपको शो करना है उसकी नील रेटेड कितनी है, एग्जम्प्टेड कितनी है और नॉन जीएसटी कितनी है। बट अगर इंट्रा स्टेट है लेकिन अनरजिस्टर्ड है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो फर्स्ट में क्या आया, इंट्रा स्टेट प्लस में रजिस्टर्ड, यहाँ आया इंट्रा स्टेट प्लस में अनरजिस्टर्ड। नेक्स्ट में क्या है, इंटर स्टेट, इसको मैं IS लिख देती हूँ, इंटर स्टेट प्लस में रजिस्टर्ड भी हो तो वो इस कॉलम में आप दिखा देंगे सारी सप्लाई कितने की है। इंटर स्टेट है प्लस में अनरजिस्टर्ड है, क्या है, इंटर स्टेट है प्लस में अनरजिस्टर्ड है, तो वो आपने यहाँ पे दिखानी है कि इसकी नील रेटेड कितनी है, एग्जम्प्टेड कितनी है और नॉन जीएसटी सप्लाई कितनी है। क्लियर हो गया आप सभी को? तो इस तरीके से आपने कंप्लीट अपनी नील रेटेड, एग्जम्प्टेड और नॉन जीएसटी सप्लाई यहाँ पे शो कर देनी है। आई थिंक सबको बेसिक पॉइंट से बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी नहीं हुआ कमेंट सेक्शन में बताना, मैं डाउट्स लूंगी आप लोगों के। नेक्स्ट हम देखेंगे टेबल नंबर 9B, डेबिट क्रेडिट नोट्स। अब डेबिट क्रेडिट नोट्स देखिए, दो कॉलम यहाँ पे हैं, डेबिट क्रेडिट नोट्स रजिस्टर्ड के और डेबिट क्रेडिट नोट अनरजिस्टर्ड के। अब ये जानने से पहले कि इन दोनों टेबल्स में क्या फर्क है, उससे पहले एक छोटी सी चीज और समझ लो कि डेबिट क्रेडिट नोट एक्चुअल में होते क्या है। इस कंफ्यूजन को क्लियर करो सबसे पहले। देखिए अब हम देखेंगे कि डेबिट क्रेडिट नोट क्या है। डेबिट क्रेडिट नोट को देखने के लिए सबसे पहले कुछ एक चीजें समझ लीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक है सप्लायर और एक है परचेजर। सप्लायर ने क्या किया, गुड सेल की परचेजर को, वो गुड्स जो थी वो गुड्स थी 1,50,000 की। कितने की थी, 1,50,000 की। और उसके ऊपर जो टैक्स था 18%। तो जीएसटी कितना आ जाएगा आप लोगों के पास, 27,000। यहां तक बात समझ में आ गई। गुड्स एक्चुअल में टैक्सेबल वैल्यू थी 1,50,000 की, जीएसटी आ गया 27,000 और यहाँ पे इनवॉइस वैल्यू आपकी कितनी बन जाएगी, 1,77,000। क्लियर? अब एस ने क्या किया, एस ने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो पी को सेल की है वो वैल्यू दिखा दी। बट बाद में एस को पता चला कि ये जो गुड्स उसने सेल की हैं ये गुड्स एक्चुअल में 1,50,000 की नहीं थी, ये गुड्स एक्चुअल में थी 1,80,000 की। गुड्स एक्चुअल में कितने की थी, 1,80,000 की थी। तो यहाँ पे जीएसटी भी किस रेट से लगना चाहिए था, 1,80,000 के हिसाब से लगना चाहिए था। तो कितना जीएसटी आना चाहिए था इसका, 32400। ये जीएसटी अमाउंट होनी चाहिए थी और ये क्या होनी चाहिए थी, टैक्सेबल वैल्यू। बाद में उसे रियलाइज हुआ कि उसने गलती से बिल इतने का बना दिया, कुछ भी क्लैरिकल एरर हो गई होगी, बाद में उसे समझ में आया। अब वो क्या करेगा, अब यहाँ पर क्या होना चाहिए था, आपने 1,80,000 वैल्यू दिखाई है। अब आपको जो सप्लायर है, सप्लायर क्या करेगा, वैल्यू बढ़ा करके दिखाएगा इसको ठीक करने के लिए। यहाँ पे वो जीएसटी भी बढ़ा करके दिखाएगा, यहाँ पे वो टैक्सेबल वैल्यू भी बढ़ा करके दिखाएगा, तभी तो बिल ठीक होगा ना। 1,50,000 को आपने क्या बनाना है, 1,80,000, यानी 30,000 यहाँ पे आपको बढ़ाना है। आपने 27,000 को 27,000 की जगह क्या होना चाहिए था आपके पास, 32400, यानी 5,400। जीएसटी भी इंक्रीज होना चाहिए। तो ये कैसे करोगे, ये बिल कैसे ठीक होगा, आप इस बिल के अगेंस्ट एक डेबिट नोट इशू करेंगे। क्या इशू करेंगे, डेबिट नोट। ठीक है, सप्लायर क्या करेगा, परचेजर को एक डेबिट नोट इशू कर देगा। कितने का डेबिट नोट इशू करेगा, 30,000 का, और इसका 18% क्या आ जाएगा, जीएसटी 5,400। अब ये 5,400 का आईटीसी कहाँ रिफ्लेक्ट करेगा, पी के 2A और 2B में। देखो अब मेरी बात ध्यान से समझना, इसमें पहले बिल कितने का था, पी को कितने का बिल मिला था, पी को बिल मिला था 1,80,000 की, जिसमें टैक्सेबल वैल्यू थी। जीएसटी उसके अंदर था कितना, 1,50,000 थी यहाँ पे, ये था ना 1,50,000। ठीक है, इसको हम ठीक करके लिख देते हैं, दैट वाज 1,50,000। यहाँ पे 1,50,000 की वैल्यू थी, 18% जीएसटी था, यानी 27,000 का जीएसटी था। क्लियर? अब हमने क्या किया, एक्चुअल बिलिंग कितने की थी ये भी लिख लो यहाँ पे। एक्चुअल बिलिंग जाने कितने की चाहिए थी, 1,80,000 की, और यहाँ पे 32400 की ये जानी चाहिए थी। अब हमने क्या किया, हमने क्रेडिट नोट इशू कर, डेबिट नोट इशू कर दिया। सप्लायर ने डेबिट नोट इशू किया, डेबिट नोट से ये
प्लस हो गया यहाँ पे कितना 30,000, प्लस हो गया यहाँ पे कितना 5400। जब आप इसको ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 1,80,000, ये बन जाएगा 32400। तो एक्चुअल बिल आ गया आप लोगों के पास। डेबिट नोट कब काटते हैं, कब इशू करते हैं? जब हमें वैल्यू को बढ़ाना हो, जब हमें वैल्यू को बढ़ाना हो, सप्लायर ने जब वैल्यू को इंक्रीज करना हो तो वो इशू करेगा डेबिट नोट। बट यहीं पे वाइस वर्सा कुछ हो जाता तो वाइस वर्सा यानी कि सप्लायर ने जो परचेजर को इशू किया था बिल 1,50,000 का इशू किया था, राइट, 27,000 उसके ऊपर जीएसटी था और 1,77,000 की इनवॉइस वैल्यू थी। बट बाद में क्या रियलाइज हुआ, बाद में रियलाइज हुआ कि 1,50,000 नहीं, बिल तो 1,20,000 का था, बिल तो 1,20,000 का था, यानी हमने ज्यादा का बिल इशू कर दिया। तो उस हिसाब से जीएसटी कितना लगना चाहिए था आप लोगों के पास? जीएसटी लगना चाहिए था 21,600 रुपए, 21,600 का आप लोगों के पास जीएसटी लगना चाहिए था। अब जो आप लोगों के पास जीएसटी लगा वो आपके पास 5400 एक्स्ट्रा था। आपने यहाँ 27 लगाया, लगना चाहिए था 21600, आपने 5400 एक्स्ट्रा लगा दिए। आपने टैक्सेबल वैल्यू दिखानी थी 1,20,000, दिखा दी यहाँ पे 1,50,000, तो 30,000 एक्स्ट्रा की टैक्सेबल वैल्यू दिखा दी। यानी आपने अमाउंट को कम शो करना चाहिए था, गलती से ज्यादा कर दिया। तो सप्लायर ने क्या करना है, सप्लायर ने टैक्सेबल वैल्यू भी कम करनी है, सप्लायर ने जीएसटी भी कम करना है। जब कम करना होगा तो सप्लायर क्या इशू करेगा? वो इशू करेगा जी क्रेडिट नोट। वो क्या इशू करेगा? वो इशू करेगा क्रेडिट नोट। अब पहले क्या होगा? पहले तो पी के अकाउंट में, 2A 2B की बात कर रही हूं मैं, पहले जब सप्लायर ने इशू किया था बिल कौन सा 1,50,000 का, तो पी के 2A 2B में कितना आईटीसी आया होगा 27,000, क्योंकि 1,50 का जीएसटी कितना बन रहा था 27,000। तो जब ये इसको क्रेडिट नोट इशू करेगा, क्रेडिट नोट -30,000, माइनस, आपने माइनस की फिगर नहीं डालनी है, क्रेडिट नोट का मतलब ये होता है कि अमाउंट कम हो जाएगी, -5400। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए माइनस लिख रही हूं। तो यहाँ पे जाके क्या होगा, ऑटोमेटिकली 2B में -5400 हो जाएगा। याद रखिएगा डेबिट क्रेडिट नोट में माइनस नहीं लिखना, मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रही हूँ, बार बार कह रही हूँ। यहाँ -5400 हो जाएगा। उसके बाद आपके पास आईटीसी कितना बन जाएगा 21,600, वही तो एक्चुअल अमाउंट थी। मेरी बात समझ में आ गई? तो नेट इफेक्ट आपका सेम हो जाता है। जो भी आपसे मिस्टेक हुई है या किसी भी वजह से आपने अगर कम या ज्यादा का जो अमाउंट है वो ट्रांसफर कर दिया, तो उसको हम कैसे सेट ऑफ कर सकते हैं? डेबिट क्रेडिट नोट इशू करके। यहां तक आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई, डेबिट क्रेडिट नोट है क्या? अब एक छोटा सा पॉइंट मैं इसमें और ऐड करूंगी। ये सप्लायर, ये परचेजर, सप्लायर ने इसको इशू कर दिया क्रेडिट नोट। सप्लायर ने क्या इशू किया? क्रेडिट नोट। ध्यान रखिएगा, जो सप्लायर के लिए क्रेडिट नोट है वो इसके लिए क्या होता है? डेबिट नोट। और जो इसके लिए क्रेडिट नोट होता है वो इसके लिए क्या होता है? डेबिट नोट। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा एस्पेक्ट मैंने कुछ एक नोट्स इसके लिए बनाया, उसमें आपको और अच्छे से विद एग्जांपल समझ में आ जाएगा डेबिट क्रेडिट नोट है क्या। देखिए, व्हाट इज अ डेबिट नोट अंडर जीएसटी? व्हाट इज अ डेबिट नोट अंडर जीएसटी? डेबिट नोट मतलब जो आपने टैक्सेबल वैल्यू है या जो टैक्स चार्ज है वो कम दिखाया है। जैसे सप्लायर ने 1,50 दिखा दिया, लेकिन कितने पे डिडक्ट करना, कितने पे जीएसटी देना था उसको? 1,80 पे, 1,80 का बिल दिखाना था, गलती से कम का दिखा दिया। तो वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए, टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स को इंक्रीज करने के लिए आप क्या इशू करते हैं? आप डेबिट नोट इशू करते हैं। फॉर एग्जांपल, इनवॉइस 1 लाख का था, 18% जीएसटी, 1,18 की इनवॉइस वैल्यू आनी थी, लेकिन बाद में पता चला 1,20 का इशू करना था। तो 1,20 का 18% कितना हो गया? 141,600। हम लोग क्या करेंगे? डिफरेंशियल अमाउंट का इसमें से माइनस करेंगे 1,20,000, कितना आ गया? 20,000। 20,000 का आप 18% जीएसटी लेंगे और इतने का डेबिट नोट आप लोग इशू कर देंगे। क्लियर? इम्पैक्ट क्या पड़ेगा जीएसटीआर1 पे? वो अपना जो डेबिट नोट है वो 9B टेबल में दिखा देगा। कैसे डालना है प्रैक्टिकली वो भी मैं आपको बताऊंगी। और आउटपुट टैक्स लायबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी? इंक्रीज हो जाएगी। वो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी जब आपने दिखाया, जब आपने डेबिट क्रेडिट नोट डाला, उस टाइम पे आप लोग पे ऑफ कर देंगे।
क्लियर। नाउ क्रेडिट नोट की अगर मैं बात करूं, देखो जब सप्लायर गलती से एक्स्ट्रा अमाउंट दिखा देता है, जो एक्चुअल में दिखाना था उसके एक्स्ट्रा उसने अमाउंट दिखा दिया, तो उसको क्रेडिट नोट इश्यू करना पड़ता है, ठीक है। या फिर आप यूं मान के चलो, कोई आपने डिस्काउंट दे दिया एज अ सप्लायर, पहले आपने बिल दिया था 2 लाख रुपए का, 2 लाख का आपने बिल दिया था और 36,000 क्या था, जीएसटी था। बट आपने बिल के अंदर एक कंडीशन और डाली थी कि मैं आपको डिस्काउंट दे दूंगा अगर पर्टिकुलर कुछ भी जो भी कंडीशंस है वो पूरी होंगी, या वैसे ही आपने क्वांटिटी बेस्ड बाद में डिस्काउंट दे दिया, तो उसके लिए आप क्या इशू कर दोगे, उसके लिए क्रेडिट नोट इशू कर दोगे। आपने अब वैल्यू कम करके देनी है ना अगले को, रेट आपने कम करना है, फर्स्ट डे से आपने कम करना है ईयर के, तो आप उस केस में क्या करोगे, क्रेडिट नोट इशू कर दोगे। जैसे आपने एक पर्सन को बोला भैया अगर तुमने पूरे साल में 50 लाख का माल खरीदा तो मैं एक्स्ट्रा 1% आपको डिस्काउंट दूंगा, होल उस आइटम्स पे भी दे दूंगा जो आप ऑलरेडी खरीद चुके हो। उसने 50 लाख का माल ले लिया, अब पिछले माल पे भी तो आपको डिस्काउंट देना है, कैसे इशू करोगे, कंप्लीट का एक क्रेडिट नोट बना दोगे, माल अपने आप कम हो गया। मेरी बात समझ में आ गई। या कुछ परचेज रिटर्न आ गई, ये भी तो हो सकता है ना, सॉरी सेल रिटर्न आप लोगों के पास आ गई, या सामने वाले के लिए तो वो परचेज रिटर्न नहीं है, उसने परचेज रिटर्न कर दी, ठीक है। तो उस केस में सप्लायर क्या इशू करेगा, सप्लायर क्रेडिट नोट इशू करेगा। क्लियर। प्रैक्टिकली एस्पेक्ट्स आपको बताए हुए कि 9B में जाएगा, मैं आपको बताऊंगी, उसमें आउटपुट टैक्स लायबिलिटी भी आपकी कम हो जाएगी। अगर आपके पास 24-25 का क्रेडिट नोट है तो वो लास्ट टू लास्ट आप कब तक इशू कर सकते हो, 30 नवंबर ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर, यानी 25-26 जो फाइनेंशियल ईयर है उसके नवंबर तक, ये नवंबर 2025 तक। या फिर डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। अगर आप डेबिट क्रेडिट नोट इशू कर रहे हो कौन से ईयर का, फाइनेंशियल ईयर 24-25 का, तो उसकी लास्ट डेट क्या होगी, 30 नवंबर 2025, और एनुअल रिटर्न जब आप फाइल कर रहे हो विच एवर इज अर्लियर की डेट पे, ठीक है। और बायर जो है, बायर का आईटीसी उसको रिवर्स करना पड़ेगा, वैसे तो ऑटोमेटिकली 2B में हो जाएगा, बट अगर आपने फिर भी उसको रिवर्स नहीं किया, आपने मैन्युअली कुछ एंट्री कर दी, तो उसके लिए बायर लाइबल होगा, ध्यान रखिएगा। टाइम लिमिट मैंने आप लोगों को बता दी क्रेडिट नोट इश्यू करने की। डेबिट नोट इश्यू करने की कोई टाइम लिमिट नहीं है। रीजन, भैया टैक्स दे रहे हो सरकार को, वापिस थोड़ी मांग रहे हो, आईटीसी रिवर्स थोड़ी कर रहे हो, सरकार को पैसा कभी मर्जी दे दो, सरकार मना नहीं करती। जीएसटीआर 1 टेबल में कैसे आपको दिखाना है मैं प्रैक्टिकली आप लोगों को बता दूंगी। एक ये चीज और देख लीजिए, पर्पस क्या है डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का। देखिए क्रेडिट नोट का पर्पस है टैक्स को रिड्यूस करना, डेबिट नोट टैक्स को इंक्रीज करेगा। इशू कौन करेगा, सप्लायर ही इशू करेंगे। यहाँ पे ज्यादा टैक्स पे किया जाता है, यहाँ पे कम टैक्स पे किया जाता है, दोनों ही 9B के अंदर आपने शो करना है। ये इंक्रीज कर देगा आउटपुट टैक्स लायबिलिटी और ये रिड्यूस कर देगा आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान रखिएगा, इनको मिस्टेक सबसे ज्यादा लोग क्या करते हैं, ओरिजिनल इनवॉइस के साथ एक तो लिंक नहीं करते, और कई बार जो टाइम पीरियड आपका खत्म हो जाता है उसके बाद क्रेडिट नोट इशू किए जाते हैं। और आप लोग R1 के अंदर प्रॉपर रिपोर्टिंग कीजिए। यहाँ पे जो सामने वाला बायर है, बायर भी 2B के अंदर अगर आपका नेगेटिव हो रहा है, 2B के अंदर अगर आपके पास नेगेटिव हो रहा है 2B के अंदर अमाउंट क्रेडिट नोट की वजह से, तो उसको आप मैन्युअली मत छेड़े, उसको जाने दीजिए अमाउंट को, उसी टाइम लेस होने दो, अदरवाइज कल को लिटिगेशंस आपके ऊपर आ जाएंगी। क्योंकि जब क्रेडिट नोट इशू कर दिया सामने वाली पार्टी ने, तो टैक्स आपका जो आईटीसी है वो कम हो रहा है, तो उसे कम होने दीजिएगा। अब आ जाते हैं हमारे प्रैक्टिकल फाइलिंग की तरफ। जीएसटी पोर्टल पे जब आप पाएंगे तो आप देखेंगे, देखो यहाँ पे 2 तरीके की 9B टेबल है। एक जगह आपको रजिस्टर्ड के डेबिट क्रेडिट नोट फाइल कर रहे हैं और दूसरी जगह अनरजिस्टर्ड के डेबिट क्रेडिट नोट फाइल करने हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी रजिस्टर्ड की। आपको रजिस्टर्ड वाले टैब पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे आपके पास यहाँ ऐड रिकॉर्ड का ऑप्शन आ जाएगा, आपने ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करते ही देखिए ये आपके पास जो टैब है ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, जीएसटी नंबर डालना है रिसिपिएंट का, डेबिट क्रेडिट नोट का नंबर डालिए, जो आप देखिए जैसे आप बिल बुक की सीरीज बनाते हो ना अपनी, वैसे डेबिट क्रेडिट नोट के नंबर भी आपको डालने हैं। जो डेबिट क्रेडिट नोट का नंबर होगा वो यहाँ पे डालेंगे, डेट आपको डालनी है, नोट टाइप आप सिलेक्ट करेंगे कि वो क्रेडिट नोट है या डेबिट नोट है। वैल्यू जैसे इनवॉइस वैल्यू है ना, तो वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे आप पीओएस सिलेक्ट करेंगे। अगर हरियाणा का है तो देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सिंपल तरीके से वैसी ही टैब खुलेगी जैसे R1 में होती है। यहाँ पे आपके पास CGST SGST का ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि इंट्रा स्टेट है, हरियाणा टू हरियाणा, मेरे क्लाइंट का ये जीएसटी नंबर हरियाणा का है। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने गोवा कर दिया,
गोवा कर दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे IGST की टैब ओपन हो जाएगी। तो जैसे हम लोग वैल्यू डालते थे ना सिंपल बिल की, वैसे ही यहाँ पे वैल्यू डलेगी, बस यहाँ पे इनवॉइस वैल्यू की जगह क्या आ जाएगा, नोट वैल्यू। इधर आपको टैक्सेबल वैल्यू डाल देनी है। अगर 12% रेट का है आपके पास क्रेडिट नोट डेबिट नोट तो यहाँ 12% में वैल्यू डाल देना, 18% की आइटम है तो 18% में डाल देना। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे डेबिट क्रेडिट नोट को इशू कर देना है। डेबिट क्रेडिट नोट की सारी वैल्यूज डालने के बाद सेव पे क्लिक कर देना। ध्यान रखिएगा यहाँ सिलेक्ट ढंग से कीजिएगा, मतलब प्रॉपर, कि अगर क्रेडिट नोट है तो क्रेडिट नोट में डालना, डेबिट नोट है तो डेबिट नोट में डालना, यहाँ कुछ गलती मत कर देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ सेव के बटन पे क्लिक करके आप लोग बाहर आ जाएंगे। जब आप सभी डेबिट क्रेडिट नोट्स को सेव कर देंगे तो यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा कि आपने कितने जो डेबिट क्रेडिट नोट्स हैं वो डाले हैं। और यहाँ पे जब इस जैसे यहाँ पे 4 नंबर लिखा आ गया और इसी तरीके से टिक आ रहा है तो दैट मीन्स चारों के चारों डेबिट क्रेडिट नोट्स आपके प्रोसेस्ड हो चुके हैं। क्लियर। अब बात आती है 9B की। 9B में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब आप बोलोगे मैम ध्यान क्या रखना है, ध्यान रखने की तो जरूरत ही नहीं है, सीधा अनरजिस्टर्ड की तो इसमें जाएंगे, नहीं अनरजिस्टर्ड की तो इसमें जाएंगे, बट अनरजिस्टर्ड की ध्यान से देखो 2 टैब्स हैं। अनरजिस्टर्ड की हमारे पास 2 टैब्स हैं, एक तो अनरजिस्टर्ड लार्ज इनवॉइसेस वाला, एक अनरजिस्टर्ड अदर्स वाला। तो किसके जाएंगे, इसके जाएंगे या इसके जाएंगे या फिर दोनों के जाएंगे। तो B2C में थोड़ा सा ट्विस्ट है, मैं डिटेल में आप लोगों को बताती हूं। अब देखिए यहां पे जो मैं आपको कह रही थी एक छोटा सा ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है, जो आप देखेंगे ना टेबल नंबर 5, टेबल नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाईज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, राइट, ये लिखा हुआ आ रहा है आप लोगों के पास। where a place of supply is other than the state where supplier is located। यानी कि मेनली आपको ये दे रखा है कि इंटरस्टेट जो सप्लाई है वो करना है यहाँ पे रिकॉर्ड, और वो इनवॉइस लेने हैं जो 1 लाख से ज्यादा है, इसके अलावा कुछ नहीं लिखा हुआ था। बट अगर टेबल नंबर 7 आप देखोगे यहाँ क्या लिखा हुआ है, टैक्सेबल सप्लाईज। मैंने एक पॉइंट यहाँ पे छुड़वा दिया था कि मैं आगे करवाऊंगी, नेट ऑफ डेबिट क्रेडिट नोट्स। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ इस टेबल में, ध्यान से पढ़ लो इस टेबल को, स्क्रीनशॉट चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, आप अगेन इस चीज को पढ़ के देखिए। यहाँ पे आपको लिखा हुआ आ रहा है कि आपने यहाँ पे वैल्यू लेनी है नेट ऑफ डेबिट क्रेडिट नोट्स। यानी अगर B2C अदर्स को आप कंसीडर कर रहे हो तो डेबिट क्रेडिट नोट्स की जो नेट ऑफ वैल्यू आएगी वही यहाँ पे एंटर करनी है। मेरी बात समझ में आ गई, जो नेट ऑफ वैल्यू आएगी वही यहाँ पे एंटर करनी है। यहाँ कब था, जब इंटरस्टेट सप्लाई है और प्लस में B2B सप्लाई हो, ठीक है, और सॉरी B2C सप्लाई हो, B2C यहाँ पे सप्लाई होनी चाहिए, प्लस में जो इनवॉइस है वो 1 लाख से ज्यादा का हो। 3 कंडीशंस थी, इंटरस्टेट सप्लाई, B2C सप्लाई और इनवॉइस वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 1 लाख रुपीज। ये 3 कंडीशंस हमें यहाँ पे पूरी करनी थी। इनके अलावा जो अदर इनवॉइसेस हो गए वो यहाँ आ जाते हैं। अब इनके अलावा फॉर एग्जांपल आपने 5 लाख की सप्लाई बुक करनी है B2C अदर्स में, और पिछले जो आपने डेबिट क्रेडिट नोट्स इशू किए, जैसे क्रेडिट नोट्स आपने इशू किए 1.5 लाख के, तो 1.5 लाख यहाँ से माइनस हो जाएगा। जस्ट यहाँ पे एंट्री कितने की होगी, 3.5 लाख की। मेरी बात समझ में आ गई, यहाँ पे आपने एंट्री कर देनी है कितनी, 3.5 लाख की। यानी इसके जो डेबिट क्रेडिट नोट्स हैं उसका इफेक्ट इस टेबल पे नहीं आएगा। देखिए ये टेबल क्या कह रही है, 9B टेबल, 9B टेबल कह रही है डिटेल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट नोट्स फॉर अनरजिस्टर्ड यूजर, कि अनरजिस्टर्ड की जितने डेबिट क्रेडिट नोट है वो यहाँ बता दो। बट ये टेबल क्या कह रही है, भैया मैं B2C तो आती हूँ, ये कह रही है अनरजिस्टर्ड के डेबिट क्रेडिट नोट बताओ। फिर से सुन लो, कंफ्यूज नहीं होना, बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में बताने की मैं कोशिश कर रही हूँ। ये कह रहा है कि डेबिट क्रेडिट नोट अनरजिस्टर्ड के मुझे बताओ, लेकिन इसने बोल दिया भैया किसी को मर्जी बता दो कोई भी, लेकिन मेरे जो डेबिट क्रेडिट नोट्स हैं मैंने किसी को नहीं बताने, मैं तो नेट ऑफ डेबिट क्रेडिट नोट अपनी वैल्यू यहीं पे दिखाऊंगा। तो यानी कि इसकी वैल्यू तो यहाँ रिकॉर्ड होगी, ठीक है, हाँ इससे कर देते हो, इसकी वैल्यू तो यहाँ रिकॉर्ड होगी, लेकिन इसकी वैल्यू यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करनी। इसकी वैल्यू इटसेल्फ अपने ही टैब के अंदर रिकॉर्ड होगी, यहाँ पे इसकी वैल्यू रिकॉर्ड
नहीं करनी है। मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर है आप सभी को? ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू सेम मंथ के अंदर ही आप लोग माइनस करके दिखा देंगे। तो अभी आप लोगों को क्लियर हो गया कि यहाँ पे टेबल 9B अनरजिस्टर्ड में हमें किसको रिकॉर्ड करना है, सिर्फ टेबल नंबर 5 के एंट्रीज को। टेबल नंबर 7 के एंट्रीज टेबल नंबर 7 में ही आप लोग एडजस्ट कर देंगे। अब चलते हैं प्रैक्टिकल फाइलिंग पे। देखिए जीएसटी पोर्टल पे हम लोग आ गए हैं। जीएसटी पोर्टल पे आपको यहाँ पे 9B टेबल पे सबसे पहले तो जाना है। इसमें 5 की एंट्रीज कैसे एडजस्ट करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करने के बाद ये टैब आप लोगों के पास ओपन हो जाएगा। डेबिट क्रेडिट नोट आपको यहाँ पे नंबर लिखना है। यहाँ पे कोई पार्टी का नाम नहीं आएगा, ये जस्ट आपको B2C ही लिखना है। बट अगर एक्सपोर्ट है तो एक्सपोर्ट विद पेमेंट, विदाउट पेमेंट, विद पेमेंट, विदाउट LUT वाला था, और विदाउट पेमेंट के लिए मैंने बताया था LUT वाला जो केस है। ठीक है, अगर एक्सपोर्ट है तो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। डेट डाल देंगे आप यहाँ पे, नोट की वैल्यू आ जाएगी, नोट टाइप की डेबिट है या क्रेडिट है। POS जो आपके पास प्लेस ऑफ सप्लाई है वो यहाँ पे एंटर कर देना। देखो हरियाणा यहाँ पे एंटर ही नहीं हो रहा। आप यहाँ पे क्लिक करके देखोगे ना, ये देखो हरियाणा के ऊपर एंटर ही नहीं होगा। रीजन बीइंग B2C जो आपके इंटर स्टेट वाले हैं, 5 टेबल क्या कह रही थी, B2C हो, इंटर स्टेट हो, 1 लाख से ज्यादा का सप्लाई हो, तो यानी इंट्रा स्टेट वाले तो सारे गई टेबल नंबर 7 में ना। टेबल नंबर 5 तो उनके लिए बात ही नहीं करती। तो यहाँ पे सिर्फ टेबल नंबर 5 की डिटेल्स आ रही है, इसलिए हरियाणा वाला टैब लॉक है। लेकिन जब मैं दिखाऊंगी ना आपको अदर वाला टैब, कौन सा, 7 वाला टैब, वहां पे आपके पास ओपन होता है ये वाला टैब। हमने कल की वीडियो में भी देखा था। तो यहाँ पे आपने जो भी आपका POS है वो आप सिलेक्ट कीजिए। IGST ही आएगा यहाँ पे ऑलवेज, क्योंकि इंट्रा स्टेट का तो आपके पास लॉक्ड है सिस्टम यहाँ पे। तो आपने स्टेट वाइज जितने भी आपके डेबिट क्रेडिट नोट्स है वो यहाँ पे एंटर कर दोगे और सेव के बटन पे क्लिक कर दोगे। यहाँ पे POS वाइज आपके जितने भी होंगे वो एक साथ आप एंटर कर दीजिएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट अब बात करेंगे कि ये जो B2C 7 नंबर टैब है, इस 7 नंबर में आपको किस तरीके से शो करना है। देखिए 7 नंबर टैब पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ आपको ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे POS का ऑप्शन आएगा जैसे हम लोग एंटर करते थे। यहाँ पे देखो हरियाणा का जो टैब है वो भी आप लोगों के पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल हिमाचल का टैब ओपन कर दिया। अब यहाँ पे जो टैक्सेबल वैल्यू डालोगे ना वो माइनस करके डालना। जैसे कि आपकी टैक्सेबल वैल्यू है 1 लाख, 1 लाख के बिल आपने एंटर करने हैं, 20,000 आपका क्रेडिट नोट है, तो आप यहाँ पे सीधा वैल्यू डालेंगे 80,000 की। ठीक है, सीधा वैल्यू कौन सी डालेंगे, 80,000 रुपीज की। यहाँ पे आपको रेट सिलेक्ट करना है, IGST सिलेक्ट करना है और सेव के बटन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, हरियाणा हो तो हरियाणा सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पे CGST SGST का ऑप्शन आ जाएगा। मेरी बात क्लियर हो गई? बस यहाँ पे माइनस करके सीधा आपको वैल्यू एंटर करनी है। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम लोगों ने टेबल नंबर 8, 9, 9B यहाँ तक कवर कर लिया है। कल हम देखेंगे एडवांस टैक्स लायबिलिटी, HSN कोड और डॉक्यूमेंट इशूड। बट एक चीज मैं आपको बता दूं, कोई भी डाउट्स अगर आपको आ रहे हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए। कोई अदर आप वीडियो चाहते हैं, कोई ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर बनवाना चाहते हैं तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। साथ ही साथ जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और एक और इम्पॉर्टेंट डिस्कशन मैं आप लोगों से करना चाहती हूँ कि अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं लाइव सेशंस आप लोगों के लिए लूँ डाउट से रिलेटेड, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि डाउट्स के कुछ सेशंस रखे जाएं जो कि यूट्यूब पे लाइव सेशंस हो, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं उन लाइव सेशंस के लिए तो मैं वीकली 1 दिन का लाइव सेशन रखूंगी, 1 घंटे या आधे घंटे के लिए। बट अगर हमारे पास इतनी स्ट्रेंथ होती है तभी हम ये लाइव सेशन जो है वो अनाउंस करेंगे। कमेंट सेक्शन में रिप्लाई जरूर कीजिएगा कि ऐसे डाउट सेशंस क्या इंपॉर्टेंट होंगे हम लोगों के लिए, बताइएगा जरूर। और जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत डिटेल में जो पेड वीडियोस हैं वो मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे प्रोवाइड करती हूँ। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।